मेरी जैसी स्केरी टीचर की कहानी सुनने से पहले प्रेस द सब्सक्राइब बटन, वरना बेल आइकन दबाना मत भूलना। स्केरी टीचर 2 टीचर्स डे हॉरर स्टोरी। ये कहानी 8th क्लास में पढ़ रहे रिजुल की है। वैसे उसे पढ़ने लिखने का ज्यादा शौक नहीं था, पर रोज एक पीरियड को वो बहुत ही शिद्दत से अटेंड करता था। वेंकट सर का पीरियड। वेंकट सर रिजुल की क्लास को मैथ्स पढ़ाते थे और रिजुल के सबसे फेवरेट टीचर भी थे। रिजुल उनकी हर क्लास फर्स्ट बेंच पर बैठकर अटेंड करता था। वेंकट सर की खास बात यह थी कि एक अच्छे टीचर होने के साथ साथ वो बहुत पंक्चुअल भी थे। वो क्लास में कभी भी लेट नहीं आते थे। पर उस दिन कुछ अलग था। पीरियड शुरू हुए 10 मिनट हो चुके थे, पर वेंकट सर अब तक क्लास में नहीं आए थे। सभी बच्चे क्लास में शोर मचाने लगे, पर रिजुल फ्रंट सीट पर बैठ बस क्लास के दरवाजे की तरफ देखे जा रहा था। तभी उसने देखा कि क्लास के दरवाजे से टेढ़ा होकर कोई क्लास के अंदर झांक रहा था। और जैसे ही रिजुल की नजर उस आदमी से मिली, वो दरवाजे से हटकर कॉरिडोर की तरफ चल दिया। रिजुल को वो इंसान पूरी तरह से तो नहीं दिखा, पर उसे वो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। इसलिए रिजुल अपनी डेस्क से उतरकर उस आदमी के पीछे क्लास से बाहर चला गया। बाहर निकलते ही रिजुल ने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि वेंकट सर ही थे। और अब वो कॉरिडोर में चलते हुए उसके क्लासरूम के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। रिजुल को ये बात समझ नहीं आई। रिजुल ने उन्हें बुलाने की कोशिश भी की, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन तक रिजुल की आवाज ही नहीं पहुंच रही थी। तभी वो रिजुल के सामने एक दूसरे क्लासरूम के अंदर घुसे। रिजुल दौड़कर उनके पीछे गया। वो क्लासरूम में आ गया, पर अंदर घुसते ही वो बहुत हैरान हो गया। जिस क्लास में उसके सामने वेंकट सर घुसे थे, वो क्लास बिल्कुल खाली थी। रिजुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आई। उसने बाहर निकलकर देखा तो कॉरिडोर में कोई और नहीं बल्कि वेंकट सर ही चल रहे थे। रिजुल अब भी उन्हें आवाज लगाता हुआ उनके पीछे भागा, पर वेंकट सर मानो अब भी रिजुल की आवाज को सुनकर अनसुना कर रहे थे। रिजुल तेजी से उनके पीछे गया। तभी वेंकट सर कॉरिडोर के आखिर में लगी एक खिड़की के पास खड़े हो गए। रिजुल उनके पास जाने लगा तो उसकी नजर जमीन पर गई। खिड़की से बहुत तेज धूप आ रही थी, जिसकी वजह से जमीन पर रिजुल की और खिड़की की भी परछाई बन रही थी, पर वहां वेंकट सर की कोई भी परछाई नहीं थी। ये बात रिजुल को बहुत ही ज्यादा अजीब लगी, पर अब वेंकट सर उसके सामने ही खड़े थे। वो उनके पास गया और उनसे कहने लगा, सर हमारी क्लास में आपका पीरियड है, आप क्लास लेने क्यों नहीं आए? रिजुल के ये बात बोलते ही कॉरिडोर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। खिड़की से आ रही तेज धूप की रोशनी मानो अचानक गायब हो गई और पूरे कॉरिडोर में अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। रिजुल अब थोड़ा घबराने लगा, लेकिन उसने वेंकट सर से फिर से पूछा, सर क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तभी वेंकट सर पीछे मुड़े और उन्हें देखते ही रिजुल की धड़कनें थम सी गईं। वेंकट सर का पूरा शरीर सफेद पड़ा था। उनके चेहरे का मांस उनके चेहरे से नीचे लटक रहा था और वो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहे थे। रिजुल डर के मारे धीरे धीरे पीछे होने लगा। रिजुल को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अचानक ही उसके सामने खड़े वेंकट सर ने अपने मुंह को खोलकर बहुत बड़ा कर लिया और वो कुछ बोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन अजीब सी आवाजों के अलावा वो कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। देखते ही देखते वेंकट सर का शरीर अकड़ने लगा और रिजुल उन्हें देखकर सुन्न पड़ गया। उन्होंने रिजुल की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था
कि वो देखते ही रिजुल वहां से उल्टी तरफ भागने लगा। उस कॉरिडोर में तेजी से भागते हुए वो किसी से टकरा गया और नीचे गिर गया। रिजुल ने जब उठकर देखा तो उसके सामने सुकृति मैम खड़ी थी। रिजुल हाफते हुए वेंकट सर का नाम बार बार बड़बड़ा रहा था। सुकृति मैम ने रिजुल को शांत किया और उसे क्लास में वापस चलने को कहा। उन्होंने बताया कि आज वेंकट सर छुट्टी पर हैं, इसलिए उनकी जगह सुकृति मैम उनका पीरियड लेंगी। रिजुल का सर अब चकराने लगा। अगर वेंकट सर छुट्टी पर थे तो आखिर रिजुल ने कॉरिडोर में किसे देखा था? रिजुल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने साथ हुआ हादसा किसी को कैसे समझाए। रिजुल इसी सोच में डूबा क्लास में वापस चला गया। उस दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई तो रिजुल स्कूल के बाहर खड़ा अब भी वेंकट सर के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसे स्कूल की बिल्डिंग की खिड़की के पास वेंकट सर खड़े हुए दिखाई दिए, वैसे ही भयानक रूप में। वो रिजुल को घूर कर देख रहे थे। उन्हें देख इस बार रिजुल की चीख ही निकल गई और उसने अपने साथ में खड़े दोस्त अंश को उस खिड़की की ओर देखने को कहा, पर अंश को वहां कुछ नहीं दिखा। रिजुल ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड्स बाद जब उसने अपनी आंखों को खोला तो उस खिड़की पर अब वेंकट सर नहीं खड़े थे। डरा सहमा रिजुल घर चला गया। उसने अपने पेरेंट्स से वो बात शेयर की, पर उन्हें रिजुल की बात का विश्वास नहीं हुआ। उस हादसे को 3 दिन बीत गए। ना ही वेंकट सर स्कूल में क्लास लेने आए और ना ही रिजुल को वो दोबारा दिखाई दिए। पर 3 दिन बाद उनके स्कूल में एक खबर आई जिसे सुनकर रिजुल की रूह कांप उठी। खबर यह थी कि वेंकट सर की 3 दिन पहले ही मौत हो गई थी। वो रात को सोए और सुबह उनका पूरा शरीर अकड़ा हुआ पाया गया। वो नींद में ही चल बसे थे। रिजुल को आज तक समझ नहीं आया कि आखिर वेंकट सर सिर्फ उसे ही क्यों दिखाई दिए थे। मुझे पता है कि आपको ऑलरेडी वन विन के क्रेजी लकी ड्राइव गिवअवेज के बारे में पता है। बहुत सारे लोगों ने लैम्बोर्गिनी, फरारी, मर्सिडीज बेंज, टेस्ला साइबर ट्रक और ढेर सारी लग्जरियस कार्स जीती हैं। अब वन विन लैम्बोर्गिनी उरू का गिव अवे कर रहे हैं और आप उसके हैप्पी ओनर बन सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर सारे विनर्स मेंशन्ड हैं कि किसने क्या जीता है। आप भी इनमें से एक बन सकते हो। सिर्फ आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना है। उसके बाद फ्री सेक्शन पर जाना होगा। आप वहां पर टिकट्स ले सकते हो जिससे आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर पाओगे। जितनी ज्यादा टिकट्स होंगी आपके लैम्बोर्गिनी उरू जीतने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। अकाउंट में फंड्स डालने के लिए आप गूगल पे या पेटीएम यूज कर सकते हो और जब तक आप लकी ड्राइव गिव अवे के रिजल्ट्स का वेट करोगे तब तक आप लकी जेट भी खेल सकते हो। तो जल्दी से जाकर पार्टिसिपेट करो और खेलो। हर रोज टिकट्स लेना मत भूलना। लिंक इन द पिन कमेंट। और हाँ, मेरा प्रोमो कोड यूज करने पर आपको मिलेगा 500% का बोनस। बच्चों के लिए स्कूल उनका सेकंड होम कहलाया जाता है। होम जहां हम सेफ फील करते हैं। पर तब क्या होगा अगर हम वहां भी सेफ ना हो? ऐसा ही कुछ हुआ था 15 साल की मिशा के साथ। मिशा ने एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस के लिए वो स्कूल खत्म होने के बाद स्टे बैक करने वाली थी। उसके साथ साथ उसके 2 और दोस्त पॉल और रमन स्टे बैक कर रहे थे। डांस प्रैक्टिस करते वक्त मिशा के दोस्त पॉल का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया। उसका पैर ट्विस्ट हो गया था और वो बुरी तरह दर्द से चिल्ला रहा था। स्कूल के सब टीचर्स जा चुके थे और हेल्प के लिए उन बच्चों के पास कोई भी नहीं था। तभी मिशा भागकर मेडिकल रूम गई, पर वहां भी तब तक ताला लग चुका था। उसी वक्त मिशा को लगा कि जैसे कोई उसके पीछे से ऊपर गया है। वो मुड़ी तो उसे एक परछाई ऊपर जाते दिखी। मिशा को लगा कि शायद स्कूल स्टाफ में से कोई तो अभी भी स्कूल में है और इसीलिए मिशा उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागी। मिशा स्कूल के 3rd फ्लोर पर आ चुकी थी। उस फ्लोर पर स्कूल स्टाफ के अलावा किसी का भी जाना मना था। मिशा पहले तो वहीं सीढ़ियों के पास खड़ी आवाज लगाने लगी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला।
इसलिए वो थोड़ी आगे गई। उसने देखा कि उस फ्लोर पर सिर्फ एक ही रूम था और उस पर भी ताला लगा हुआ था। मिशा को कुछ समझ नहीं आया, तो वो उस परछाई को अपने मन का वहम समझकर वापस जाने लगी। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज आई। जब मीशा ने पलटकर उस कमरे की तरफ देखा तो उस दरवाजे पर जो ताला लगा था वो टूटकर नीचे गिरा हुआ था। मिशा एकदम से चौंक उठी। वो उस रूम के अंदर गई। उसे दिखा कि एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा है। मीशा ने उससे पूछा कि अगर वो उसके साथ चलकर पॉल की मदद करेगा, लेकिन उस आदमी ने मिशा को कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। मिशा को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसने फिर से उस आदमी को पुकारा, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। मिशा ये देखकर घबरा उठी। वो दरवाजे की तरफ गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। तभी मिशा को उस आदमी के हंसने की आवाज आने लगी। वो बहुत डरावने तरीके से हंस रहा था और धीरे धीरे उसकी हंसी तेज होती जा रही थी। मिशा में पलट कर देखने की हिम्मत ही नहीं थी और वो डर के मारे जोरों से दरवाजा पीटने लगी। कोई है? कोई है वहां? तभी मिशा को अपनी गर्दन पर हल्की सी हवा का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा तो उसका दिल दहल उठा। वो आदमी जो कुछ देर पहले खिड़की को देख रहा था, वो अब उसके ठीक सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी थी जो मिशा को बहुत डरावनी लग रही थी। वो मिशा को ऐसे घूर रहा था कि जैसे वो उसे आज जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने मिशा को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचने लगा। मिशा का रोना छूट गया और वो डर के मारे बहुत जोरों से चिल्लाई। उस आदमी ने मिशा के मुंह पर हाथ रखा और मिशा के साथ बदसलूकी करने लगा। उधर मिशा को ढूंढते हुए रमन स्कूल के गार्ड को लेकर 3rd फ्लोर पहुंचा, जहां उन्हें मिशा की चीख सुनाई दी। वो जल्दी से उस कमरे में गए और उन्होंने देखा कि मिशा जमीन पर बैठी रो रही है और उसके आसपास कोई भी नहीं है। उसकी शर्ट ऊपर से थोड़ी फटी हुई थी और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसने सबको अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया। मिशा के साथ हुए इस हादसे को सुनकर स्कूल गार्ड का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। उसने मिशा और उसके दोस्तों को बताया कि कुछ साल पहले स्कूल में एक सफाई कर्मचारी काम करता था। वो थोड़ा पागल सा था और वो लड़कियों को बहुत ही गंदी नजरों से देखकर हंसता रहता था। एक बार उसने एक लड़की के साथ बदसलूकी भी की थी। उस लड़की ने जब उसकी कंप्लेंट की तो स्कूल की प्रिंसिपल ने उसे हमेशा हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया। उसके एक हफ्ते के अंदर उस पागल आदमी ने 3rd फ्लोर वाले स्टोरेज रूम में जाकर खुद को मार डाला। उसकी मौत का काफी दिनों तक किसी को पता ही नहीं चला था। उस आदमी की बॉडी बहुत ही डरावनी हालत में पाई गई थी और तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटक रही है। इसीलिए स्कूल के 3rd फ्लोर पर किसी का भी जाना बंद है। इस इंसिडेंट के बाद मिशा इतनी डिस्टर्ब हो गई कि वो कुछ दिन तक स्कूल ही नहीं गई, बल्कि कुछ ही महीनों में उसने एक नए स्कूल में एडमिशन भी ले लिया। लेकिन वो कभी भी उस भयानक आदमी की वो डरावनी हंसी नहीं भूल पाएगी। ये कहानी उस समय की है जब जॉनथन एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करता था। वो करीब 13 साल का था जब उसके साथ ये किस्सा घटा। एक दिन जब वो बाकी बच्चों के साथ क्लास में बैठकर पढ़ रहा था, तभी अचानक से एक जूनियर टीचर
भागते हुए उनके क्लासरूम में आई और प्रोफेसर के कान में कुछ कहकर वहां से चली गई। प्रोफेसर ने अपना सेशन उस दिन के लिए वहीं खत्म कर दिया और सभी बच्चों को बताया कि स्कूल के पास वाली बिल्डिंग में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से पूरे स्कूल का लॉकडाउन कर दिया गया है और किसी भी स्टूडेंट को अपने हॉस्टल या स्कूल प्रेमिसेस से बाहर निकलना अलाउड नहीं है। असल में स्कूल के पास वाली बिल्डिंग में एक पागल सीरियल किलर ने कुछ लोगों का मर्डर कर दिया था और वो स्कूल के आसपास ही घूम रहा था। इसलिए जब तक पुलिस उस सीरियल किलर को नहीं ढूंढ लेती तब तक पुलिस ने स्कूल को बंद करवा दिया था। उस सीरियल किलर ने जिन भी लोगों को मारा था उनका दाहिना हाथ उनकी बॉडी से गायब था। ये सारी बातें स्कूल के गार्ड ने एक सीनियर को बताई जिसने पूरे स्कूल में इस बात का ढिंडोरा पीट दिया। ये बात जानकर स्कूल के सभी बच्चे बेहद डरे हुए थे। इन सब के बीच जोनाथन के साथ एक और अजीबोगरीब चीज हो रही थी। जब से ये स्कूल लॉकडाउन शुरू हुआ था उसे रोज रात अचानक अपने हॉस्टल के बैकयार्ड से किसी आदमी के जोरों से चीखने की आवाज आती। ताज्जुब की बात यह थी कि आवाज उसके अलावा और कोई नहीं सुन पा रहा था। एक रात जब वो सो रहा था उसे फिर से वही चीख सुनाई दी। इस बार वो हिम्मत करके हॉस्टल के बैकयार्ड में जा पहुंचा। उसने देखा कि बैकयार्ड की घास पर लाल खून पड़ा था। उसने उस खून को फॉलो किया तो उसे दिखा कि पीछे गार्ड के क्वार्टर के पास एक बड़ी सी बोरी पड़ी है जिसमें से खून की बूंदें टपक रही हैं। ये देखकर जोनाथन अपने हॉस्टल वार्डन को ये सब बताने के लिए उसके रूम की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे उस बोरी में से कोई आवाज आई। वो पीछे मुड़ा और जो नजारा उसने देखा उसे देख के वो सुन्न पड़ गया। उस बोरी में से एक कटा हुआ हाथ निकलकर जमीन में रेंगता हुआ उसके पास आ रहा था। 13 साल का जोनाथन ये देखकर बेहद घबरा गया और चीखते हुए वहां से भागा। कुछ ही देर में उसे ऐसा लगा कि जैसे वो बोरी उन सभी कटे हुए हाथों से भरी है जिनको उस सीरियल किलर ने मारा था और सभी हाथ रेंगते हुए उसके पीछे आ रहे हैं। जोनाथन जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर हॉस्टल वार्डन और बाकी लोग भी उठ गए। वो बोरी देखकर स्कूल प्रिंसिपल ने तुरंत पुलिस को फोन किया और वहां बुला लिया। स्कूल टीचर्स सभी बच्चों को एक हॉल में ले गए और उन्हें अंदर से लॉक कर दिया। जोनाथन अब भी जोर जोर से रो रहा था। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने उस सीरियल किलर को ढूंढ निकाला जो स्कूल में ही एक क्लासरूम में छुपा हुआ था। जोनाथन ने उस रात जो महसूस किया वो सच था या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन वो बोरी सच में उन्हीं सब लोगों के कटे हुए हाथों से भरी थी जिन्हें उस सीरियल किलर ने मारा था। उस दिन के बाद से स्कूल का रूटीन तो नॉर्मल हो गया, लेकिन जोनाथन को आज भी वो खौफनाक सपना आता है जहां एक कटा हुआ हाथ रेंगते हुए उसके पास आ रहा है। समर कैंप। बचपन में गर्मी की छुट्टियां हम सभी की फेवरेट हुआ करती हैं और उन छुट्टियों में समर कैंप तो हम सब कभी ना कभी गए ही होंगे। पर क्या हो अगर यही समर कैंप आपकी जिंदगी की सबसे ज्यादा खौफनाक याद बन जाए। ये घटना जॉर्ज के साथ 2010 में हुई थी जब वो 14 साल का था और वो अपने शहर से दूर पहाड़ों में एक समर कैंप के लिए गया था। समर कैंप की कैंप साइट उसके नाना नानी के घर के काफी पास थी, इसलिए वो कैंप शुरू होने से पहले कुछ दिन के लिए वहीं चला गया। उसके नाना ने कैंप के ऑर्गेनाइजर से बात कर ली थी कि वो जॉर्ज को बीच रास्ते से ही पिक कर लें। कैंप ऑर्गेनाइजर ने जॉर्ज के नाना को एक स्पॉट बता दिया जहां से वो लोग जॉर्ज को पिकअप करने वाले थे। जॉर्ज और उसके नाना उस लोकेशन पर पहुंच गए, लेकिन वहां कोई बस नहीं थी।
उन्होंने कैंप ऑर्गेनाइजर को कॉल किया और उसका फोन आउट ऑफ नेटवर्क एरिया था। उन्होंने काफी देर इंतजार भी किया पर वहां कोई नहीं आया। इसके बाद जॉर्ज के नाना ने डिसाइड किया कि वो उसको खुद कैंप साइट तक छोड़कर आएंगे। वो लोग वहां शाम तक पहुंच गए। क्योंकि कैंप साइट मेन रोड से थोड़ा अंदर जाकर थी तो उसके नाना उसे कैंप साइट तक ले गए। कैंप का ऑर्गेनाइजर उनके पास आया और जॉर्ज के नाना से मिला। जॉर्ज के नाना ने कैंप के ऑर्गेनाइजर को जॉर्ज को पिकअप ना करने के लिए खूब सुनाया, लेकिन वो ऑर्गेनाइजर कुछ बोला नहीं। उसके बाद जॉर्ज के नाना जॉर्ज को कैंप में छोड़कर वहां से वापस लौट गए। जॉर्ज जैसे ही कैंप साइट पहुंचा तो जॉर्ज ने देखा कि उस कैंप का माहौल बेहद अजीब था। सारे बच्चे चुपचाप एक सर्कल में बैठे हुए थे और जॉर्ज को अजीबोगरीब नजरों से देख रहे थे। जॉर्ज के नाना के जाते ही ऑर्गेनाइजर बिना कुछ बोले बस वहां से चला गया। जॉर्ज भी उसके पीछे पीछे कैंप को एक्सप्लोर करने लगा। उसने देखा कि एक टेंट पर उसका नाम लिखा था तो जॉर्ज ने अपना सामान उस टेंट में रखा और बाहर सबके साथ आकर सर्कल में बैठ गया। उसके बैठते ही सभी बच्चे फिर से उसकी तरफ एक अजीब नजर से देखने लगे। जॉर्ज ने एक दो बच्चों से बात करने की कोशिश भी की मगर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। सब बस उसे घूर घूर कर देखे जा रहे थे। तभी सर्कल में बैठा एक बच्चा उठा। उसने जमीन पर पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया और गुस्से से जॉर्ज की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसे देखकर आसपास बैठे बच्चे भी उठे और जॉर्ज की तरफ आने लगे। सबके चेहरों पर बेहद गुस्सा था। जॉर्ज ये देखकर बहुत डर गया। वो बार बार कैंप के ऑर्गेनाइजर को आवाज लगाने लगा। जब इतनी बार बुलाने पर भी ऑर्गेनाइजर नहीं आया तब जॉर्ज वहां से तुरंत उठा और भागकर अपने टेंट में छुप गया। अचानक ही जॉर्ज के टेंट के बाहर बिल्कुल शांति छा गई, जैसे कि वहां कोई हो ही ना। अचानक से शाम पूरी तरह ढल गई और रात के अंधेरे ने उस कैंप साइट को चारों तरफ से घेर लिया। तभी जॉर्ज को दिखा कि कुछ ही दूरी पर एक लड़की जमीन खोद रही है। जॉर्ज हिम्मत करके उसके पास गया। जॉर्ज ने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वो लड़की बस पागलों की तरह जमीन खोदे जा रही थी। जॉर्ज ने उससे फिर पूछा कि वो कौन है और क्या कर रही है तो उस लड़की ने जॉर्ज की तरफ गुस्से से देखा और कहा कि वो जॉर्ज की कब्र खोद रही है। ये सुनकर जॉर्ज घबरा उठा और जल्दी से उस लड़की से दूर भाग गया। जॉर्ज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस कैंप में आखिर हो क्या रहा है। उसने सोचा कि वो कॉल करके अपने नाना को वापस बुला लेगा और उनके साथ वापस घर चला जाएगा। फोन कॉल करने के लिए वो कैंप ऑर्गेनाइजर के टेंट में गया। उसने जैसे ही उस टेंट में झांका तो वहां कोई नहीं था, लेकिन अचानक किसी ने जॉर्ज को पीछे से धक्का दिया और वो टेंट के अंदर जाकर गिर पड़ा। जब जॉर्ज ने मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके सामने वही टेंट का ऑर्गेनाइजर था और उसके साथ कैंप के 24 बच्चे खड़े थे। उनका हुलिया बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। किसी का शरीर जला हुआ था तो किसी की हड्डियां टूटी हुई थी। उन सब ने हाथ में कोई ना कोई औजार पकड़ा हुआ था और वो ऑर्गेनाइजर हाथ में हथौड़ा लिए जॉर्ज की तरफ बढ़ रहा था। जॉर्ज जोर जोर से चिल्लाते हुए मदद मांग रहा था। उसने अपने हाथों से अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी किसी ने उसके हाथ पकड़े और उसे आवाज लगाने लगा। जॉर्ज ने जब आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने उसके नाना बैठे थे। उसके नाना ने बिना कुछ बोले जॉर्ज का हाथ पकड़ा और उसको वहां से सीधा अपनी कार में ले गए। जॉर्ज अभी भी बहुत डरा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। कैंप साइट से बाहर जाते जाते जॉर्ज और उसके नाना को ढेर सारे लोगों की चिल्लाने और रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। जॉर्ज काफी देर तक एकदम शांत बैठा रहा और उसने अपने नाना से बिल्कुल बात नहीं की। उसके नाना ने उस कैंप साइट से करीब 70-80 किलोमीटर दूर जाकर गाड़ी रोकी।
जॉर्ज के नाना ने जैसे ही उससे उसका हाल पूछा तो वो जोरों से रोने लगा और उसने अपने नाना को सब बताया, वो सब जो उसके साथ उस कैंप साइट पर हुआ था। उसके नाना ने उसे शांत किया और जॉर्ज को गले लगाकर उसे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर जॉर्ज का दिल दहल गया। जॉर्ज के नाना ने उसे बताया कि जब वो वापस लौट रहे थे तो उनका फोन आउट ऑफ नेटवर्क हो गया था। जब कुछ दूर जाकर उनका फोन नेटवर्क में आया तो उनको एक फोन आया। वो फोन समर कैंप की टीम से था। उन्होंने उसके नाना से कहा कि वो बहुत देर से उनका फोन मिला रहे हैं। उन्होंने जॉर्ज के नाना को बताया कि जिस बस में सब बच्चे और कैंप ऑर्गेनाइजर था उसका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में कैंप ऑर्गेनाइजर के साथ साथ बस में मौजूद सारे बच्चे भी मारे गए। उस फोन कॉल के तुरंत बाद जॉर्ज के नाना जी फौरन ही जॉर्ज को उस कैंप से वापस लेने आ गए। जॉर्ज और उसके नाना जी काफी देर तक एक दूसरे को गले लगाए रहे। उस दिन जॉर्ज 2 बार मौत के मुंह से बचा, लेकिन उसके साथ जो भी हुआ उसके बाद से कभी भी वो किसी कैंप में नहीं गया और ना ही कभी वो उस भूतिया कैंप को भुला पाया है। बोर्डिंग स्कूल अपने घर से दूर एक ऐसी जगह जहां शायद कोई भी आपका अपना नहीं होता। इसी बीच अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो आप कहां जाएंगे? स्कूल्स में आत्मा और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के होने की ऐसी कई घटनाएं हैं जो आपके होश उड़ा देंगी। और हमारी आज की कहानी भी शिमला के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई एक ऐसी ही सच्ची घटना पर बेस्ड है। मुंबई में रहने वाले सिड और नेहा की शादी को 2 साल होने वाले थे। वो पहली बार तब मिले थे जब वो दोनों क्लास 11th में थे और शिमला के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे थे। दोनों को तभी एक दूसरे से प्यार हो गया और तभी से वो दोनों एक साथ थे। अब करीब 10 साल बाद वो अपनी एलुमनाई मीट यानी अपने स्कूल रियूनियन के लिए वापस अपने पुराने बोर्डिंग स्कूल जा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार कौन सा बुरा साया उनका इंतजार कर रहा है। स्कूल पहुंचते ही सिड और नेहा का स्वागत स्कूल के सीनियर्स ने किया और उन्हें ग्रीट करके वो उन्हें ऑडिटोरियम तक ले गए, जहां प्रिंसिपल ने सभी एलुमनाई का वेलकम किया और पार्टी शुरू करने का ऑर्डर दिया। सिड और नेहा को पार्टी में बहुत मजा आ रहा था। उन्होंने खूब डांस किया और ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक की। नेहा डांस करते करते थोड़ी थक गई, तो इसलिए वो साइड में आकर एक चेयर पर बैठ गई और सभी को एंजॉय करते हुए देखने लगी। तभी उसकी नजर भीड़ के पीछे खड़े एक लड़के पर गई जो कि उसी को देख रहा था। उस लड़के का हुलिया काफी अजीब था। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे थे, स्किन पीली पड़ी हुई थी और चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। नेहा को उस बच्चे की शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही थी, मगर उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसने उस बच्चे को कहां देखा था। देखते ही देखते वो बच्चा वहां से गायब हो गया और नेहा बेहद चौंक गई। वो उठ खड़ी हुई और हर तरफ उस बच्चे को ढूंढने लगी। अचानक उसने देखा कि वो बच्चा ऑडिटोरियम से बाहर निकल रहा था, तो नेहा ने भी उसका पीछा किया। पीछा करते करते नेहा अपने स्कूल के बेसमेंट के पुराने आर्ट रूम तक पहुंच गई। वो जैसे ही अंदर घुसी उसकी यादें ताजा हो गईं। ये वही रूम था जहां सिड और नेहा अपनी क्लासेस बंक करके एक दूसरे से मिलने आया करते थे। नेहा वहां पड़ी चीजें देखने लगी कि तभी आर्ट रूम का दरवाजा जोर से खुद ब खुद बंद हो गया। नेहा थोड़ा घबरा गई। वो दरवाजे की ओर गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी। उसे उस रूम में एक अजीब सी घुटन होने लगी थी, जैसे किसी केमिकल की महक उसकी नाक में चढ़ रही थी। तभी नेहा को किसी के रोने की आवाजें आने लगीं। वो आवाजें उसके पीछे से आ रही थीं। वो पलटी और उसने देखा कि वही बच्चा आर्ट रूम के कॉर्नर में बैठा रो रहा था। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से छुपाया हुआ था। नेहा ये देखकर और ज्यादा डर गई और वो दरवाजे को जोर जोर से नॉक करने लगी और चिल्लाने लगी। जब उसने दोबारा पीछे पलट के देखा तो वो बच्चा अब वहां नहीं बैठा था। वो दरवाजे की तरफ मुड़ी और तब जो उसके साथ हुआ उसे देख उसकी रूह कांप गई।
वो बच्चा दरवाजे के ऊपर क्रॉल करता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसका चेहरा बदलकर बिल्कुल एक डीमन जैसा हो गया था। नेहा बहुत जोर से चिल्लाई और इतना डर गई कि वो अपने होश खो बैठी। नेहा वहीं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो वो स्कूल के एक हॉस्टल रूम में थी और सिड उसके पास ही बैठा हुआ था। नेहा को बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ था। वो अचानक से उठी और हड़बड़ी में जो भी उसके साथ उस आर्ट रूम में हुआ वो सब वो सिड को बताने लगी। सिड ने उससे कहा कि वो ये सब ना सोचे और बस रेस्ट करे। इसके बाद सिड नेहा के लिए डिनर ले आया और उसे खाना खिलाकर सुला दिया। नेहा के सोने के बाद सिड वॉशरूम की तरफ जाने लगा। वो कॉरिडोर से गुजर ही रहा था कि अचानक उस कॉरिडोर की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। वो एक पल के लिए वहीं ठहर गया और लाइट्स की तरफ देखने लगा। फिर वो उसे इग्नोर कर वॉशरूम चला गया। वॉशरूम में सिड को ऐसा लगा जैसे उसके अलावा भी वहां कोई मौजूद था। उसे एक अलग सी ठंडक महसूस हो रही थी। वो अपने हाथ धो रहा था जब वॉशरूम की लाइट्स भी अचानक से फ्लिकर करने लगी। इस बार सिड थोड़ा सहम गया और जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकलने लगा, मगर किसी इनविजिबल शक्ति ने सिड को पीछे से बहुत जोर से खींचा और सिड दीवार से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके सामने वही बच्चा खड़ा था जो पहले नेहा ने आर्ट रूम में देखा था। उसे देखकर सिड की रूह कांप उठी और वो अचानक से बोला, मोहन, मोहन तुम? ये सुनते ही वो बच्चा बहुत जोर से चीखा और उसने सिड का गला पकड़ लिया और उसे जोर जोर से दबाने लगा। सिड भी चिल्ला उठा और तभी वॉशरूम में हॉस्टल का वार्डन आ गया और उसने सिड को वॉशरूम पर तड़पता हुआ पाया। सिड के अलावा अब वहां कोई नहीं था। वार्डन ने सिड को शांत कराया और उसे वापस उसके रूम तक ले गया। लेकिन जैसे ही वो दोनों उस हॉस्टल रूम के अंदर घुसे, उनका दिल बुरी तरह दहल उठा। उन्होंने अपने सामने नेहा को पंखे से लटका हुआ पाया। ये देखकर सिड बुरी तरह चिल्लाया और रोने लगा, मगर वार्डन ने जल्दी से नेहा की टांगे पकड़ी और उसे पंखे से नीचे उतार लिया। उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। इसके बाद नेहा को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, जहां वो 4 दिन तक रही और फिर होश में आई। नेहा के ठीक होने के बाद सिड ने उसे बताया कि उसने उसी बच्चे को वॉशरूम में देखा था जिसकी बात नेहा कर रही थी। सिड को वो बच्चा अच्छे से याद था। उसने नेहा को याद दिलाया कि जब वो दोनों 11th क्लास में थे तब मोहन सिड का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। नेहा स्कूल में नई नई आई थी। सिड और मोहन दोनों को ही नेहा बहुत पसंद आ गई थी और इसी वजह से सिड और मोहन की दोस्ती टूट गई थी। सिड ने जल्द ही नेहा को डेट करना शुरू कर दिया था, मगर ये बात मोहन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक साइको जैसे वो नेहा को स्टॉक करने लगा था। सिड से हाथापाई करने के बहाने भी ढूंढता था। जब ये सब करने के बाद भी नेहा ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो एक दिन मोहन ने अपने हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। इस हादसे के बाद सिड नेहा को लेकर वापस अपने घर लौट गया, मगर आज भी नेहा को रोज रात में उस बच्चे की भयानक शक्ल के बुरे सपने आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।